हाय फ्रेंड्स, यू आर विद सूरज कुमार। ये टॉपिक पावर एंगल करेक्टरिस्टिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर मशीन पॉइंट ऑफ व्यू बट इन पावर सिस्टम ऑल्सो एवरीवेयर यू हैव टू अप्लाई दिस पावर एंगल करेक्टरिस्टिक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और गेट ईएससी में इससे क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। ओके, अभी देखो हम लोग शुरू करते हैं। पावर एंगल करेक्टरिस्टिक नाम से इसका पता चल रहा है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है वो पावर और एंगल के बीच में है। तो वो कौन सा पावर है एंड वो कौन सा एंगल है वो देखना है। तो ये जो एंगल है वो EF एंड VT के बीच वाला एंगल है डेल्टा, जो कि आप फेजर डायग्राम में आपको पहले से बता चुके हैं। दिस इज पावर एंगल, ठीक है। तो इसी के बीच में, और पावर कौन सा है वो है इलेक्ट्रिक पावर। वो मोटर के लिए इलेक्ट्रिक पावर इनपुट हो सकता है एंड जनरेटर के लिए इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट होगा। तो वही सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर में जो पावर और एंगल का बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक अजम्पशन लेंगे। वो अजम्पशंस क्या है कि RA को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट RA इज नेग्लिजिबल। इफ यू नेग्लेक्ट RA देन द सिंक्रोनस जनरेटर इक्वेशन EF इक्वल्स टू VT प्लस JIXS होगा। पहले भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फेजर डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत है आपको, तो सिंक्रोनस मोटर एंड जनरेटर के लिए मैंने फेजर डायग्राम का वीडियो बना रखा है, वो जरूर देखें। तो ये देखो, ये हो गया फेजर डायग्राम। ये VT IA लैग कर रहा है, हम लोग ने एज्यूम किया है, एंड दिस इज IA एक्सेस एंड दिस इज EF, राइट। अभी हम लोग इसी से क्या निकालेंगे, पावर एंगल करेक्टरिस्टिक। देखो जल्दी से देख लेते हैं। ये आपका है, इसको मान लो O, इसको एक्सटेंड करो VT वाला लाइन को और इसको मिलाओ, ये 90 डिग्री पे मिलाओ। ये OB और इसको C लिखो और यहाँ पे A लिखो, ठीक है। हमने बस क्या किया, इसको एक्सटेंड किया VT वाले को, और C से B को EF फेजर का जो रिजल्टेंट है वहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री बनाया, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज IA और IA एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये 90 है और ये फाई है, तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई। तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उसके हिसाब से ये निकाला है, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके हिसाब से 90 माइनस 5। अभी देखो आप OBC ट्रायंगल OBC, साइन ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OBC, तो साइन ऑफ 90 माइनस 5 इज इक्वल टू BC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, IA एक्सेस, तो BC बाय IA एक्सेस। यहाँ से BC कितना निकला, IA एक्सेस cos 5, साइन 90 माइनस 5 कितना होगा, cos 5। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो AB एंड C। इस ट्रायंगल में साइन डेल्टा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइन डेल्टा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय EF। यहाँ से BC क्या निकल गया, EF साइन डेल्टा, राइट। अब क्या देखो, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, दोनों इक्वल है, तो BC को इक्वल कर दो, और तो EF साइन डेल्टा इज इक्वल टू IA एक्सेस cos 5, ठीक है। अभी एक्सेस को आप इधर ले आओ, तो EF बाई एक्सेस साइन डेल्टा IA cos 5। अभी क्या करना है आपको, VT से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो VT से मल्टीप्लाई करने के बाद EF VT एक्सेस साइन डेल्टा इज इक्वल टू VT IA cos 5। ये जो बन गया VT IA cos 5, दिस इज नथिंग बट पावर। पावर क्या होता है, सिंगल फेज पावर, VI cos 5, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, I द करेंट, एंड दिस cos 5 इज पावर फैक्टर। दिस इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो PE मतलब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू EF VT साइन डेल्टा बाई एक्सेस। यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर और ये देखो एंगल डेल्टा का एक इक्वेशन निकाल लिया। तो इस चीज़ में देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझो कि ये जो मशीन है जिसका हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, उसको फॉर द टाइम बिंग हम लोग इन्फानाइट बस पे कनेक्ट किए हैं। इन्फानाइट बस, व्हाट इज इन्फानाइट बस? ये जो इन्फानाइट बस होता है
बस मतलब समझते हैं ना, ओवरहेड लाइंस को, कंडक्टर्स को ही हम लोग बस बोलते हैं इन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। तो इन्फाइनाइट बस मतलब वो ओवरहेड लाइन जिसमें वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, आप चाहे कितना भी लोड दे दो उस बस पे। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझो कि इन्फाइनाइट के बस में क्या होता है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो अगर इन्फाइनाइट बस में वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, और जिस सिंक्रोनस जनरेटर का हम लोगों ने ये इक्वेशन और फेयर डायग्राम बनाया और यहाँ से जो डिराइव किया है वो इन्फाइनाइट बस पे कनेक्टेड है, तो अगर इन्फाइनाइट बस पे कनेक्टेड होगा तो VT कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेस क्या होगा, 2πfl, एफ कांस्टेंट है, और किसी भी मशीन के लिए जो बन चुका है उसके लिए एल कांस्टेंट, तो उसके लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट, तो VT/एक्सेस तो कांस्टेंट हो गया। अभी देखो EF, अगर आप एक्साइटेशन समझते हैं ना, सिंक्रोनस मोटर जनरेटर या मोटर में जो रोटर होता है, रोटर में फील्ड वाइंडिंग होता है, उससे हम लोग एक्साइटेशन देते हैं। तो एक्साइटेशन जो देते हैं अगर आप उसको कांस्टेंट रखेंगे तो आपका EF भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये वाला पूरी चीज कीपिंग एक्साइटेशन कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि P इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर किसके साथ वेरी करेगा, डेल्टा के साथ। रियल पावर या एक्टिव पावर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर P वो EF VT/एक्सेस साइन डेल्टा है। डेल्टा इसमें ये वाला पार्ट कांस्टेंट है एंड डेल्टा इज ओनली वेरिएबल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा जो पावर वर्सेस डेल्टा का, वो साइन डेल्टा का शेप लेगा और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इस पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक का, तो देखो ये सिम्स साइन डेल्टा के वेरी करने से वेरी कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि K साइन डेल्टा टाइप इक्वेशन है, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होता है, जब साइन डेल्टा 1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम साइन डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 एट डेल्टा इज इक्वल्स टू 90। तो PE मैक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EF VT/एक्सेस एट डेल्टा इज इक्वल्स टू 90। तो ये जो डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 पे जो कर्व है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, EF VT/एक्सेस। देखो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ देगा आपको कि व्हाट इज द मैक्सिमम ये पावर डेवलप्ड, रियल पावर डेवलप्ड इफ RA इज नेग्लेक्टेड इन सिंक्रोनस जनरेटर, तो यही होता है EF VT/एक्सेस। बट हाँ, ये सिंगल फेज पावर है, ठीक है। अच्छा, ये EF VT/एक्सेस को स्टेडी स्टेट, ये ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर गिवन EF VT एंड एक्सेस, तो यू हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट EF VT/एक्सेस। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर का हम लोग तो बाद में देखेंगे। अच्छा, इसमें डेल्टा वेरी करेगा, तो पावर कैसे वेरी करेगा, इस कर्व के हिसाब से, साइन वाला कर्व के हिसाब से, ये नहीं कि कुछ भी। तो अगर डेल्टा यहाँ पे है तो ये पावर होगा, ये डेल्टा है तो ये पावर होगा, ऐसे करके पावर डेवलप्ड इस कर्व के हिसाब से वेरी करेगा। तो दिस इज अबाउट पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। अभी ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्यों बोलते हैं और क्या होता है वो देखो। एक्चुअली में जनरेटर क्या करेगा, लोड बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा टर्मिनल पे आउटपुट इसका जनरेटर का, ये क्या करेगा, अपना डेवलप पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर इसमें डेवलप हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो क्या है, डेल्टा आप इंक्रीज करो। ये तो फिक्स हो गया, तो आप डेल्टा इंक्रीज करो। तो मान लो हम लोग स्लोली ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ग्रेजुअली लोड को डेल्टा को इंक्रीज करता जाएगा। कौन, सिंक्रोनस जनरेटर। ये कहाँ तक कर पाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 90 तक। मान लो कि डेल्टा इक्वल्स टू 90, ये जो मैक्स पावर है वो 100 मेगावाट है। आपका लोड शुरू में मान लो ये जो है वो 40 तक था, 40 मेगावाट पर ऑपरेट कर रहा था। फिर आपने 45 किया, 46 किया, 50 किया, 51 किया, 80, 90, ऐसे कर करके आप कहाँ तक पहुँच गए, लोड बढ़ा के 100 मेगावाट तक। तो अभी बैलेंस कर दिया डेल्टा, ये भी सिंक्रोनस जनरेटर इंक्रीज किया और ये मैच कर गया।
अभी आप 100 से जैसे 101 मेगावाट करोगे तो जनरेटर तो अपना वही करेगा, डेल्टा को इंक्रीज करेगा। देखो डेल्टा कैसे इंक्रीज होता है, बढ़ता है और कैसे घटता है वो हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ बस समझा रहे हैं कि क्या होता है स्टेडी स्टेट लिमिट। तो 101 हो गया तो क्या करेगा, डेल्टा इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पे जैसे ही डेल्टा इंक्रीज किया पावर और कम जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम तो यहीं पे है। तो दैट्स वाई आफ्टर दिस 100 मेगावाट, after this delta is equals to 90, there is no further increment in power developed by synchronous generator. So you cannot increase the load beyond this 100 megawatt, मतलब P max, and that's why this is called steady state stability limit. Steady state मतलब आप लोड को ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो, और स्टेबिलिटी मतलब इस पावर के बाद इस लोड, जैसे 100 मेगावाट लोड हो गया ना, इसके 100 मेगावाट लोड के बाहर मतलब 101 मेगावाट या 102 इससे जो बड़ा हो, जैसे ही आप करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी सिंक्रोनस जनरेटर का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के मतलब ये और पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। अब पावर जनरेट नहीं करता है तो फिर होता है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चल जाता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। मतलब कि जनरेटर का काम क्या है, दोनों को मैच कराना, आउटपुट पावर एंड लोड दोनों में जैसे चेंज रहेगा तो वो ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा चेंज तो बना रहेगा क्योंकि 101 मेगावाट तो कभी नहीं ला पाएगा। तो दैट्स वाई द जनरेटर विल गो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म एंड अनस्टेबल। सो मैक्सिमम यू कैन लोड द जनरेटर अप टू 100 मेगावाट। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेडी स्टेट लिमिट। एक चीज़ और देखो, यहाँ जो P मैक्स है, PE मैक्स, वो क्या है, EF VT बाई एक्सेस। इसका मतलब आपका जो P मैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन EMF, ऑब्वियस एक्साइटेशन EMF एंड VT। बट अगर आप इन्फिनिट बस से कनेक्ट कर दिए हो तो आप यू कैन नॉट चेंज द टर्मिनल वोल्टेज, कभी भी नहीं चेंज कर पाओगे। तो आप, लेकिन आप अगर P मैक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, EF को बढ़ा सकते हैं। EF को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, IF को इंक्रीज करना पड़ता है, फील्ड करंट। समझ में आया क्या? तो बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन यू कैन चेंज द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ ये सिंक्रोनस जनरेटर, बट उसका भी लिमिट है। आप ऐसा नहीं है कि आप फील्ड करंट कुछ भी कर दो। भाई आपके पास एक ही जनरेटर बना लिए और बोले हम पूरा इंडिया का जो है पूरा लोड सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसको IF को इंक्रीज करते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाओ, IF इंक्रीज करते जाओ। ऐसा नहीं है, उसका एक लिमिट है, बिकॉज उसका जो वाइंडिंग होता है उसका एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। टेम्परेचर राइज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट वो दिक्कत हो जाएगा, फिर जल जाएगा मशीन। तो इसका भी एक लिमिट है। बट इन प्रैक्टिकल थ्योरी केस अब क्वेश्चन आएगा कि भाई P मैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो हाँ इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक्साइटेशन को बढ़ा के और रिएक्टेंस को, सिंक्रोनस रिएक्टेंस को घटा के। दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अभी हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस मोटर। तो ये सिंक्रोनस मोटर का इक्वेशन हो गया, EF = VT माइनस JIXS। यहाँ से आप फेजर डायग्राम बना लो, ये VT का डायरेक्शन है, ये आपका EF आ गया, ठीक है, माइनस JIXS। उसके बाद देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, AB, ठीक है, और इसको O बोल दो और इसको C, ये वाला C है, ठीक है। अभी जैसे उसमें किए थे वही करना है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और फिर एक चीज़ देखो, ये इसको IA वाला को एक्सटेंड करो, IA एक्सेस जहाँ मीट करेगा वो 90 डिग्री होगा, IA एंड IA एक्सेस 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ फाई। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसको मान लो D, OD एंड C, ये 90 + 5 एंगल हो गया। ये कितना हो गया, 90 - 5, सम ऑफ ट्रायंगल से निकालेगा तो, ठीक है। तो छोड़ो, ये तो समझ जाओगे, ये 90 - 5 हो गया एंगल। अब इसमें आप क्या करो, इन ट्रायंगल OAB साइन डेल्टा, ये छोटू सा एंगल कितना है, EF एंड VT के बीच में एंगल डेल्टा,
तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय दिस इज हाइपोटेन्यूज ई एफ, यहाँ से ए बी आ गया ई एफ साइन डेल्टा। सिमिलरली आप इस छोटू सा ट्रायंगल में देखो ए बी एंड सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 90 माइनस 5, तो साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी बाई आई ए एक्सेस। यहाँ से सिमिलरली पिछला जैसे जनरेटर में कैलकुलेट किए यहाँ भी वैसे ही आ गया। अभी दोनों को इक्वल कर दिए, ए बी को इक्वल करने के बाद वैसा ही इक्वेशन आया पूरा, वी टी से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से क्या आ गया, P इज इक्वल टू ई एफ वी टी एक्स बाई एक्सेस, ये एक्सेस है, एक्सेस साइन डेल्टा, ठीक है। ये जो डेल्टा आया है इस बार देखो, उस बार क्या था, ई एफ जनरेटर में ई एफ क्या होता है, लीडिंग होता है वी टी से, और इसमें लैगिंग। तो अगर आप जनरेटर को पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे हो, जनरेटर का ऐसा बनाया था ना, तो आपको मोटर को कैसे बनाना होगा, निगेटिव, बिकॉज लैगिंग है वो डेल्टा निगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो बस यही डिफरेंस होगा कि इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, बाकी सारे प्रोसेस वही है। ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इन्फिनाइट बस से मोटर लेता है और जनरेटर बस क्या करता है, देता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला जो पावर एंगल आया है कैरेक्टरिस्टिक, ये नेग्लेक्ट करने पे आया है, कौन सा नेग्लेक्ट, आर ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ई एफ वी टी बाई एक्सेस साइन डेल्टा को। तो बाकी सारी चीज़ इसमें सेम है कॉन्सेप्ट। इसमें भी ये जो ये -90 पे जो मैक्सिमम आएगा ई एफ वी टी बाई एक्सेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ मोटर सिंक्रोनस मोटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक। बट ये डेल्टा एक्चुअली में जो चेंज होता है, इसमें देखो ई एफ सेम है, वी टी सेम है, एक्सेस सेम बोल रहे, कॉन्स्टेंट है, सब कॉन्स्टेंट है। तो पावर जो लोड डिमांड होता है, जो पावर होता है वो फ्लैक्चुएट करता है ओनली बिकॉज ऑफ डेल्टा, दैट पावर एंगल। तो ये डेल्टा कैसे चेंज होता है ये इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गेट में भी उससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर ये जो डेल्टा है वो कैसे चेंज होता है।